Good evening, everybody. हमारे चैप्टर बेसिक फिजिक्स में हम आज कुछ नई डेफिनेशंस पढ़ेंगे जिनमें वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रिक करंट, एक्साइटेशन, पोटेंशियल डिफरेंस आदि को हम और कुछ जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आज पढ़ते हैं वेवलेंथ। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि वेव क्या होती है। जैसे हम पानी के अंदर पत्थर फेंकते हैं और तरंगें उत्पन्न होती हैं, ऐसे ही वेव्स या तरंगें इलेक्ट्रिसिटी और हीट और एयर, इन सब में साउंड, इन सब में ऐसी तरंगें होती हैं। इन तरंगों के रूप में वो चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जैसे साउंड है, साउंड तरंगों के रूप में रास्ता तय करती है या ट्रैवल करती है। तो वेवलेंथ को हम लैम्डा, एक अक्षर है, उससे डिनोट करते हैं। लैम्डा वेवलेंथ के लिए एक सिंबल है जो प्रयोग होता है। ये यहां मैंने एक वेव बना रखी है। या लहर बना रखी है। तो दो उठती हुई लहरों के बीच में इन लहर के ऊपरी भाग को हम पीक कहते हैं या क्रेस्ट कहते हैं, और लहर का जो नीचे का भाग है इसको ट्रफ कहते हैं। TROUGH, इसको कहते हैं ट्रफ। जैसे लाफ, LAUGH, लाफ माने हंसना। उसमें जैसे लाफ फे का प्रयोग होता है, उसी प्रकार इसमें ट्रफ का प्रयोग होता है। ट्रफ में जो फे है वो GH से बनता है, ट्रफ। इसको ट्रॉग नहीं बोला जाता, ट्राउग नहीं बोला जाता, ट्रफ बोला जाता है। ऐसे ही खांसी में आने वाला जो कफ होता है, COUGH, तो वो कफ भी इसी तरह का ही एक शब्द है। तो ऊपर वाले भाग को पीक कहते हैं और नीचे वाले भाग को ट्रफ कहते हैं। तो इन दो पीक्स के बीच में, ये पीक का सेंटर ले लिया, ये पीक का सेंटर ले लिया, दो पीक्स के बीच में जो जगह होती है इसको
वेवलेंथ का नाम दिया जाता है। या दो ट्रफ के बीच में, ये ट्रफ का सेंटर है, ये इस ट्रफ का सेंटर है, दोनों के बीच की जगह है, इसको वेवलेंथ कहा जाता है। यानी वेव की लंबाई कितनी है, तरंग की लेंथ कितनी है, इस तरह से ये वेवलेंथ। अब दूसरा टर्म आती है फ्रीक्वेंसी। ये यहां पे मैंने फ्रीक्वेंसी लिखा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड के अंदर एक पॉइंट से होकर कितनी वेव्स पास होती हैं, एक सेकंड में कितनी वेव बनती हैं, ये समझ लीजिए मोटा मोटी, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वेव्स पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब एक शब्द है एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का मतलब होता है उत्साहित होना। जैसे हमारे घर में कोई बड़ा व्यक्ति, सपोज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हमारे घर में आने वाले हैं, तो हम सब एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। इसी तरह से वहीं से ये शब्द आया है एक्साइटेशन। तो ये किसकी बात कर रहा है एक्साइटेशन का? ये एक्साइटेशन बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स की। यहां पे हम क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइटेशन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं, ये न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर, इसके अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं न्यूक्लियस में। ये एटम की एक्चुअली फीचर है, एटम की पिक्चर है, एटम की। बाहर इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। तो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी पाकर, जैसे ही अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, वो उसकी बाहर वाली शेल में या ऑर्बिट में चले जाते हैं। इसी को एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन वापस आएगा अपनी शेल के अंदर, तो वो एनर्जी लिबरेट कर देगा या एनर्जी छोड़ देगा। जितनी एनर्जी प्राप्त करके वो इनर शेल से आउटर शेल में गया है, आउटर शेल से वापस इलेक्ट्रॉन जब इनर शेल में आता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जब आता है, तो उतनी एनर्जी वो लिबरेट कर देता है या छोड़ देता है। अब है अगली डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, ये यहां पे इसकी डेफिनेशन लिखी है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, ये मैंने इलेक्ट्रिक करंट बनाया है। ये एनोड है जो पॉजिटिव होता है, ये कैथोड है जो नेगेटिव होता है। जैसे पानी ऊंचाई से नीचे की तरफ जाता है, उसी प्रकार करंट भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, या तो ऐसा कह सकते हैं, या कह सकते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है।
ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव सारे नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं चार्जेस। इस फ्लो ऑफ चार्जेस को ही इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। और फ्लो डिपेंड किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस पे। यानी यहां पे कितना चार्ज है पॉजिटिव और यहां पे कितना नेगेटिव है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। और फ्लो की जो स्पीड होगी वो उस हिसाब से उसके प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, ऊंचे और नीचे में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना फास्ट पानी जो है वो ऊंचाई से नीचाई की तरफ आएगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही करंट जो है या चार्ज जो है वो मूव करता है। हमारी पृथ्वी भी जीरो पोटेंशियल है, तो इसमें कितना भी करंट डालो इसकी प्यास बुझती नहीं है। जीरो पोटेंशियल है अर्थ का, इसलिए कभी हमारा बिजली के करंट को हाथ लग जाता है तो वो करंट हमारे थ्रू होता हुआ अर्थ में चला जाता है। अब अपने पढ़ते हैं कि डीसी करंट क्या होता है और एसी करंट क्या होता है। डीसी करंट को डायरेक्ट करंट भी कहते हैं। डीसी करंट को डायरेक्ट करंट भी कहते हैं। ये यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी कि एक दिशा में जाता है। जैसा कि बैटरीज में होता है, हमारे जो कार के अंदर बैटरी डलती है या इन्वर्टर के अंदर जो बैटरी होती है या जो सेल होते हैं हमारे, जिनको हम आम भाषा में सेल कहते हैं, छोटे सेल, बड़े सेल, उससे बड़े सेल, और जो घर में टॉर्च होती है उसमें डलने वाले सेल, ये सारे सेल को बैटरीज कहा जाता है। और इनके अंदर डीसी प्रोड्यूस होती है, डायरेक्ट करंट। वो इस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे काम करती है, यानी ये यूनी डायरेक्शनल है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। यूनी डायरेक्शन का मतलब है एक दिशा में जाना। तो डीसी करंट हमेशा एक दिशा में जाती है। ये पावर बैटरीज में यूज होती है। अब देसी अगर हमने एसी से डीसी प्राप्त करनी है, जैसा कि हम मोबाइल चार्जर के अंदर रेक्टिफायर लगा होता है। मोबाइल चार्जर के अंदर जितने भी चार्जर होते हैं, जो हमारे घरेलू बिजली से हम कोई उपकरण चार्ज करते हैं, तो उस चार्जर को रेक्टिफायर का नाम दिया जाता है। रेक्टिफायर का काम क्या होता है? ये एसी करंट जो कि हमारे घरों में
काम में आने वाली है, हमारी इंडस्ट्रीज में काम आने वाली है, उस एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। और ये डीसी करंट जो मोबाइल के अंदर जो बैटरी है उसके अंदर ये डीसी करंट स्टोर हो जाता है, जिसको हम जब मोबाइल चलाते हैं उस डीसी करंट को उस बैटरी से हम कंज्यूम करते रहते हैं। तो जब वो पूरी कंज्यूम हो जाती है तो हमारा मोबाइल डिस्चार्ज शो करने लग जाता है, फिर हम उसको रिचार्ज करते हैं। तो जो रिचार्ज का बड़ा पोर्शन तार के अलावा जो चीज होती है चार्जर की, वो रेक्टिफायर कहलाता है। रेक्टिफायर को हम अपने घरेलू बिजली के स्विच में लगा देते हैं, वहां से वो तार निकलती है, वो तार मोबाइल के अंदर चली जाती है, डीसी करंट उसमें से प्रोड्यूस होता है और डीसी करंट मोबाइल के अंदर जो बैटरी है उसमें स्टोर हो जाता है। फिर उस डीसी करंट को हम मोबाइल जब देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तब उसको कंज्यूम करते हैं या यूज करते हैं। तो इस तरह से ये एसी को अपने डीसी में कन्वर्ट करते हैं रेक्टिफायर की वजह से, रेक्टिफायर की मदद से। ऐसा ही हम जो घर में इन्वर्टर लगे होते हैं, घर में जो इन्वर्टर की बैटरी होती है, घर में जो इन्वर्टर की बैटरी होती है उसको भी हम रेक्टिफायर की मदद से उसको चार्ज कर लेते हैं। और जब लाइट चली जाती है तो उस बैटरी में से करंट निकलता है और उसको इन्वर्टर फिर एसी में कन्वर्ट कर देता है और उस एसी से फिर हमारे पंखे और लाइट और ये सब उपकरण चलते हैं। तो जो घर में इन्वर्टर है, जिनको हम इमरजेंसी लाइट के वक्त उपयोग में लाते हैं, वो पहले क्या करेंगे, हमारी एसी लाइट, जब हमारे घर में बिजली होती है तो हमें पता भी नहीं चलता, ये प्रोसेस अपने आप होता रहता है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमने इन्वर्टर का प्लग एसी में, हमारी जो घरेलू बिजली है उसमें लगाया। अब ये एसी करंट को रेक्टिफायर डीसी में कन्वर्ट करके इन्वर्टर की जो बैटरीज है उनको चार्ज करेगा। एसी करंट को रेक्टिफायर डीसी में कन्वर्ट करके बैटरीज को चार्ज करेगा। जब लाइट चली जाएगी तो बैटरी में से डीसी करंट निकलेगी और इन्वर्टर उसको फिर एसी में कन्वर्ट करेगा और फिर वो एसी से हम लाइट, पंखे, ट्यूबलाइट वगैरह चलाएंगे। तो इस प्रकार हमारे इन्वर्टर में एक्चुअली एक रेक्टिफायर भी होता है, एक इन्वर्टर भी होता है। हम आम भाषा में उसको इन्वर्टर ही कहते हैं। तो इस डीसी को एसी में कन्वर्ट करने वाले को इन्वर्टर कहा जाता है। अगर हमने बैटरी से पंखा चलाना है, बल्ब जलाना है, तो ना पंखा चला सकते ना बिजली बल्ब जला सकते,
क्योंकि हमारे बल्ब और पंखे चलते हैं एसी पे और बैटरी में होता है डीसी करंट, तो उपकरण जल जाएंगे और चलेंगे भी नहीं। तो उसको पहले एसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। एसी में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर की आवश्यकता होती है। बैटरी से अगर पंखा चलाना है तो बैटरी के आगे इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, उस बैटरी के डीसी करंट को इन्वर्टर एसी करंट में बदलेगा, फिर उस एसी से हम पंखा, बल्ब, ट्यूबलाइट चला सकते हैं। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है, एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है कि पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे आपने सुना होगा, एक तो फेस है, एक न्यूट्रल है। तो अल्टरनेटिंग करंट का मतलब है एक बार उसमें करंट एक दिशा में जाता है, दूसरी बार विपरीत दिशा में जाता है, फिर एक दिशा में जाता है, फिर उसकी विपरीत दिशा में जाता है। इस प्रकार अल्टरनेटिंग करंट, जो बिजली हम घरों में यूज करते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट होती है और उनमें करंट की डायरेक्शन बदलती रहती है। कभी आगे की तरफ जाती है, दूसरी बार पीछे की तरफ जाती है, फिर आगे की तरफ जाती है, फिर पीछे की तरफ जाती है। इस प्रकार इसको अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। और डीसी करंट एक ही दिशा में जाती है, वो यूनी डायरेक्शनल होती है, और ये बाई डायरेक्शनल होती है। अल्टरनेटिंग करंट, बाई का मतलब दो डायरेक्शन में जाने वाली, सीधी जाएगी वापस आएगी, सीधी जाएगी वापस आएगी, ये बाई डायरेक्शनल होती है। So, in AC, current changes its direction after equal time. बराबर बराबर समय के अंतराल पर अल्टरनेटिंग करंट आगे जाएगी वापस आएगी, आगे जाएगी वापस आएगी। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 50 to 60 हर्ट्ज। हर्ट्ज इसको नापने की इकाई है। तो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी जो है 50 से 60 हर्ट्ज होती है। ये बराबर बराबर अंतराल पे एक दूसरे के विपरीत दिशा में करंट बहता है, इसलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। अब अल्टरनेटिंग करंट के साथ करंट का जैसे जैसे बहाव, फ्लो की जो डायरेक्शन है वो बदलती है, उसके साथ उन दो पॉइंटों के बीच में वोल्टेज में भी परिवर्तन होता रहता है। सपोज ये अल्टरनेटिंग करंट है, तो पहले ये ज्यादा वोल्टेज की हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, फिर ये ज्यादा वोल्टेज की हो जाएगी, ये कम वोल्टेज की हो जाएगी। इस तरह से ये वोल्टेज डिफरेंस के बिना तो करंट या चार्ज फ्लो कर ही नहीं सकता। जैसे पानी एक सतह पे पड़ा है, जब तक ऊंचा नीचा नहीं होगा पानी बहेगा नहीं, वहीं पड़ा रहेगा। उसी प्रकार फ्लो ऑफ करंट भी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाता है, इसलिए हमें बिजली को छूने पे करंट लगता है। और तार के ऊपर बैठे पेड़ जो पक्षी होते हैं उनको करंट नहीं लगता,
क्योंकि वो अर्थ से जुड़े हुए नहीं होते। अर्थ में जीरो पोटेंशियल होता है, वो एक ही तार पे बैठते हैं पक्षी, इसलिए उनको करंट नहीं लगता, क्योंकि करंट उनके थ्रू फ्लो नहीं करता। हम जब करंट को हाथ लगाते हैं तो हम जमीन पे खड़े होते हैं, इसलिए कहते हैं कि जब भी बिजली का काम करो रबर के जूते पहन लेने चाहिए, ताकि करंट फ्लो ना करे और रबर के जूते इंसुलेटर का काम करें। हम तार के करंट से बचने के लिए तार के ऊपर रबड़ भी चढ़ा के रखते हैं, इसलिए चढ़ाते हैं कि हम छुए नहीं, हमें करंट नहीं आए, और नहीं तो हमारे थ्रू करंट होता हुआ पृथ्वी में चला जाएगा और हम झुलस जाएंगे। अब अपने बात करते हैं एसी जनरेटर के बारे में। देखिए, जनरेटर शब्द कहां से आया है? जनरेट से। जनरेट का मतलब होता है उत्पन्न करना। जब अपने घर में लाइट चली जाती है तो किसी दूसरे को कहते हैं कि भाई जनरेटर चला के आओ, या लाइट आ गई तो कहते हैं लो जनरेटर की लाइट आ गई है। तो जनरेट करने का मतलब होता है कोई चीज उत्पन्न करने वाला। जैसे ईश्वर ने हमें जनरेट किया है, हमें पैदा किया है, तो ऐसी डिवाइस, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो विद्युत को उत्पन्न करता है उसको इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। अब करंट दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। तो जनरेटर भी दो प्रकार के होते हैं, एसी भी होते हैं, डीसी भी होते हैं। पर यहां हम एसी जनरेटर की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग घरों के अंदर एसी बिजली यूज करते हैं और एसी बिजली प्रोड्यूस करने के लिए ही हम जनरेटर लगाते हैं। अब एसी जनरेटर प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो प्रिंसिपल दिया, यानी कि किस फिजिकल प्रॉपर्टी पे आधारित है ये, कि एक मैग्नेट के अंदर जब वायर घूमती है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इस प्रिंसिपल को कहा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो पद्धति है, ये क्या करती है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि एनर्जी का नाश नहीं होता। जैसा गीता में कहा गया है, हमारी आत्मा है, इसका नाश नहीं होता। ये अपना रूप बदल लेती है, चोला बदल लेती है, कपड़े बदल लेती है, दूसरे इंसान में चली जाती है। गीता में ये संदेश दिया गया है कि आत्मा नष्ट नहीं होती। इसी प्रकार एनर्जी का ये नियम है कि ये नष्ट नहीं होती, ये अपनी शक्ल चेंज कर लेती है, अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है। काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस प्रकार से बहुत एनर्जियां हम पढ़ चुके हैं पहले। मैकेनिकल एनर्जी, तो ये कैसे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेटर कैसे करता है चेंज?
हम डीजल डालकर जनरेटर के इंजन को चलाते हैं। डीजल डालकर जनरेटर के इंजन को चलाते हैं। वो इंजन ऑर्डिनरी कोई भी इंजन हो सकता है, जैसे कार का इंजन चलता है, उस इंजन में डीजल डलता है, इंजन का काम करता है और इंजन चलता है। अब इंजन क्या करता है कि एक रॉड होती है लंबी सी, उस रॉड के आखिर में एक सॉफ्ट आयरन लगा होता है और उसके ऊपर खूब सारी वायर्स पलेटी हुई होती हैं या लपेटी हुई होती हैं या वाइंड की होती हैं। तो जब इस इंजन के माध्यम से हम उस रॉड को घुमाते हैं तो वो जो बिजली की तारों से लिपटा हुआ आयरन कोर है वो भी घूमता है। अब इस बिजली की तारों से लिपटे हुए कोर के चारों ओर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। उस मैग्नेट स्थिर होता है और वो सेंट्रल जो कोर आयरन का कोर है उसके चारों ओर तारें लिपटी हुई है। सेंटर में स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के सेंटर में जब वो घूमता है तो बिजली प्रोड्यूस होती है। इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा गया है। अब इसके कई पार्ट्स होते हैं, जैसे जनरेटर, ये तो मैंने प्रिंसिपल बताया है। प्रिंसिपल क्या है, किस पद्धति में ये बिजली प्रोड्यूस होती है जनरेटर के अंदर। अब मैं बताता हूं कि इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। इनको हम कहेंगे कंपोनेंट्स ऑफ जनरेटर। कंपोनेंट्स कह दो या पार्ट्स कह दो, एक ही बात है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है आर्मेचर। आर्मेचर जो मैं अभी बता रहा था, ये चौरस होता है और इसके चारों ओर कॉपर वायर जो है, ये सॉफ्ट आयरन का बना होता है, रेक्टेंगुलर होता है यानी चौरस होता है और इसके चारों ओर खूब सारी कॉपर की वायर लिपटी होती है। इसको आर्मेचर कहा जाता है। दूसरा है इसका पार्ट या कंपोनेंट स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग जनरेटर का वो पार्ट है जो कि मेटल का बना होता है और वो एक दूसरे से इंसुलेटेड रहते हैं रबड़ के द्वारा या नॉन कंडक्टर मटेरियल के द्वारा, क्योंकि इन्होंने ही आगे करंट को ले जाना होता है। तो दोनों आपस में मिले नहीं, दोनों में स्पार्किंग ना हो, इसलिए दोनों को इंसुलेट करके रखा जाता है। अब तीसरा कंपोनेंट या तीसरा पार्ट जो जनरेटर का है
वो है स्लिप रिंग्स। तीसरा है ब्रशेस। तीसरा पार्ट जो है वो ब्रश होते हैं दो, ये कार्बन के बने होते हैं और स्लिप रिंग्स को ये जुड़े हुए होते हैं और ये फाइनल जो पावर है वो ये देते हैं। इनसे आगे फिर लोड कनेक्टेड होता है। अब चौथा इसका कंपोनेंट है मैग्नेट। मैग्नेट का मतलब है बहुत बड़े चुंबक। जितनी ज्यादा बिजली चाहिए उतना स्ट्रॉन्ग चुंबक होना चाहिए और उतनी ज्यादा तारें आर्मेचर के ऊपर होनी चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे वोल्टेज के बारे में। तो ये परमानेंट मैग्नेट होते हैं जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही बिजली प्रोड्यूस होती है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब आर्मेचर हाई स्पीड से घूमता है तो विद्युत बनती है। इसका प्रिंसिपल मैंने समझा दिया है। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेट से मतलब चुंबक है, इंडक्शन से मतलब मैग्नेट के द्वारा इंड्यूस की गई इलेक्ट्रिसिटी। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके द्वारा प्रोड्यूस की गई इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब अपन ने एसी जनरेटर के प्रिंसिपल को भी पढ़ लिया, उसके पार्ट्स को भी पढ़ लिया और मोटा मोटी रूप में मैंने कार्य प्रणाली भी बताई है। लेकिन दोबारा बता देता हूं कि ये किस प्रकार से काम करता है और किस प्रकार काम करता है और किस प्रकार बिजली प्रोड्यूस करता है। तो ये वही चीज बता रहा हूं। आर्मेचर कॉइल रोटेट्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बड़ा मैग्नेट है। मैग्नेट अपने मैग्नेटिक फील्ड है उसका एक, जो मैग्नेट है उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब वो आर्मेचर घूमता है, जब वो आर्मेचर घूमता है स्पीड से तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। अब जो दो ब्रशेज हैं वो इस प्रकार से लगाए होते हैं तो एक बार वो आर्मेचर के संपर्क में एक आता है, दूसरी बार दूसरा आता है, फिर
पहले वाला आता है फिर दूसरे वाला आता है। तो इस प्रकार ब्रशेस का काम होता है करंट को कैरी करना। तो एक बार एक ब्रश कैरी करता है, दूसरी बार दूसरा कैरी करता है, फिर पहला कैरी करता है, फिर दूसरा कैरी करता है। इस प्रकार से करंट एक बार एक ब्रश से जाता है, दूसरी बार दूसरे ब्रश से जाता है। तो करंट ऑल्टरनेट करंट में इंटरप्शन नहीं आता, लेकिन उसकी दिशा बदल जाती है। एक बार इधर गया, दूसरी बार वापस उधर गया, तीसरी बार इधर गया, चौथी बार वापस उधर गया। इस प्रकार करंट अपनी दिशा बदलता रहता है। करंट के अंदर इंटरप्शन या रुकावट नहीं आती। इसी कारण इसको अल्टरनेटिंग करंट कहा गया है। अब लास्ट में अपने पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो जनरेटर है, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि भाई ये हमें बड़ा जनरेटर लेना है, ये 5 केवी का है, ये 1 केवी का है, ये 10 केवी का है, 50 केवी का है। इंडस्ट्रीज में 100 केवी के जनरेटर काम में आते हैं। तो ये किन फैक्टर्स पे, किन कारकों पे डिपेंड करता है कि भाई ये जनरेटर ये ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करेगा या ज्यादा वोल्टेज देगा और ये कम वोल्टेज देगा। इसके लिए मेनली 3 फैक्टर्स है, ऐसे 3 कारक हैं जिनके ऊपर ये निर्भर करता है कि ये जनरेटर ज्यादा बिजली देगा और ये कम देगा। ये तीनों फैक्टर क्या क्या हैं? सबसे पहला है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। जो आर्मेचर है उसके ऊपर जो कॉपर की वायर वाइंड की हुई है, वो कॉपर वायर कितनी है, कॉइल कितनी है, नंबर कितना है उनका, कितना आर्मेचर बड़ा है, कितना कॉपर उसके ऊपर लगा हुआ है, इस चीज पे डिपेंड करता है। बड़ा आर्मेचर होगा, ज्यादा तारें होंगी तो करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। दूसरा है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और जब हमने सपोज आर्मेचर को बड़ा कर लिया, खूब सारी तारें लपेट दी, खूब बड़ा भी बना लिया, और मैग्नेटिक फील्ड अगर छोटा है तो भी करंट पूरी प्रोड्यूस नहीं होगी। हमें मैग्नेट भी बड़ा लगाना पड़ेगा। तो बड़ा मैग्नेट होना भी ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी है। अब तीसरा है रोटेशन ऑफ स्पीड ऑफ कॉइल। अब जो आर्मेचर के ऊपर कॉइलें हैं, आर्मेचर इटसेल्फ है, उसको हमने मैकेनिकल एनर्जी देने वाले इंजन से जोड़ा हुआ है। उस इंजन की स्पीड पे भी डिपेंड करता है। उस इंजन की स्पीड, यानी कि हम किस गति से आर्मेचर को मैग्नेट के अंदर घुमा रहे हैं, किस स्पीड से। ज्यादा स्पीड से घुमाएंगे तो बिजली ज्यादा प्रोड्यूस होगी। जैसे हम जनरेटर के इंजन की गति को अगर कम कर देते हैं तो बिजली कम प्रोड्यूस होती है। जब हमें बिजली की ज्यादा आवश्यकता होती है तो इंजन की गति को हम बढ़ा देते हैं। उससे आर्मेचर कॉइल की जो स्पीड है घूमने की वो बढ़ जाती है। वो बढ़ने से बिजली
ज्यादा प्रोड्यूस होती है। इस प्रकार ये 3 फैक्टर्स ऐसे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और रोटेशन स्पीड ऑफ कॉइल। यानी कि कॉइल के अंदर कितने टर्न्स हैं, कितना उसके ऊपर कॉपर लपेटा हुआ है, इस पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड कितना बड़ा है, मैग्नेट कितना बड़ा है, बड़ा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बड़ा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। बड़े से मतलब है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करेगा। और रोटेशन ऑफ स्पीड, आर्मेचर को हम किस गति से घुमाते हैं इस पे भी वोल्टेज का प्रोडक्शन डिपेंड करता है। तो एक्चुअली हमने क्या हुआ, हमें डीजल चाहिए तो वो केमिकल एनर्जी हो गई। डीजल हमने डाला इंजन के अंदर, इंजन चला तो केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गई। और मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर के अंदर हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर ली। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने पंखे में डाला, पंखा चल गया तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इस प्रकार एनर्जी का सर्कल पूरी दुनिया के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर चलता रहता है। एनर्जी नष्ट नहीं होती है, अपना स्वरूप बदल लेती है। थैंक यू वेरी मच।